अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसने हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पर न सिर्फ संगीन नौयत के एतराज़ात उठाए हैं बल्कि भारत के पाकिस्तान पर हमले को गैर कानूनी और बिला जवाज़ भी करार दिया है। अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी इस रिपोर्ट में पहलगाम हमले से मुताल्लिक भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को भी झूठ का पलंदा करार दिया है। दरहकीकत मई 2025 में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया जाने वाला नाम नेहाद फौजी इक़दाम, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, इब्तदा ही से अस्करी, सिफारती और कानूनी महाज पर कमज़ोर बुनियादों पर खड़ा नजर आया। भारत ने पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की, लेकिन ना तो वो आलमी बरादरी को कायल कर सका और ना ही किसी मोतबर फोरम पर अपने दावों को ठोस शवाहिद से साबित कर पाया। अस्करी सतह पर भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई कोई वाज़ेह स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल न कर सकी, जबकि सफारती मैदान में भी भारत को शदीद तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा। ये कार्रवाई किसी जामे अस्करी हिकमत अमली, वाज़ेह मकासद या काबिल दिफा कानूनी जवाज़ की बजाय दाखिली सियासी दबाव, इंतखाबी मफादात और खत्ते में बालादस्ती कायम करने की ख्वाहिश की अक्कास थी। यानी अस्करी सतह पर ऑपरेशन सिंदूर किसी भी वाज़ेह स्ट्रेटेजिक हदफ के हुसूल में नाकाम रहा। न ज़मीनी हक़ाइक़ में कोई फैसला कुन तब्दीली आई और न ही भारत को वो अस्करी बर्तरी हासिल हो सकी जिसका दावा उसके सरकारी बयानिए में किया जा रहा था। महदूद वक्त में होने वाली इन झड़पों और फ़ज़ाई सरगर्मियों ने यह हकीकत आशिकार कर दी कि ताकत के इस्तेमाल से मतलूबा नताइज हासिल करना भारत के लिए मुमकिन न था। इसके बरक्स इस कार्रवाई ने भारतीय अस्करी मनसूबाबंदी की कमज़ोरियों को बेनकाब किया और यह तासुर मजबूत किया कि यह ऑपरेशन ज़्यादातर सियासी नुमाइश था, न कि कोई ठोस फौजी हिकमत अमली। सफारती महाज पर भी ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बना। जहां मोदी सरकार ये समझ रही थी कि वो आलमी हमदर्दी समेट लेगी, लेकिन इसके बरक्स उसे सख्त सवालात, कानूनी एतराज़ात और अखलाकी तनकीद का सामना करना पड़ा। अंदरूनी मुल्क अपोजिशन ने मोदी सरकार से न सिर्फ सख्त सवालात किए बल्कि बैरूनी दुनिया में भारत के दावों को शक की निगाह से देखा गया। इसी तनाजुर में सिंतास मुआहिदा और मकबूजा जम्मू कश्मीर जैसे दरीना तनाज़ात एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बने, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। अब इसी सारे तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की एक तफसीली रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर संगीन नौयत के कानूनी और अखलाकी एतराज़ात उठा दिए हैं और भारत के इस पूरे बयानिए को आलमी कवानीन की कसौटी पर परखते हुए गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाक भारत कशीदगी और मई 2025 में होने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों पर जो जामे रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक भारत की एकतरफ़ा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पहलगाम हमले की मज़म्मत करते हुए इसके ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर दिया। तहम साथ ही ये वाज़े किया कि पाकिस्तान ने इस हमले में मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद की और गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के मुताबिक भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट में वाज़े किया गया है कि पाकिस्तान इस हमले में मुलव्विस नहीं था और इसके बावजूद भारत ने फ़ौजी कार्रवाई करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। खुसूसी माहिरीन ने बताया कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में फ़ौजी ताकत इस्तेमाल की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बर वक्त इत्तला नहीं दी, जो तयशुदा आलमी तरीक़ाकार के मुनाफी है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि भारतीय हमलों के दौरान शहरी इलाके मुतासर हुए, मसाजिद को नुकसान पहुँचा और कई आम शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने वाज़े किया कि दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफ़ा फ़ौजी कार्रवाई का कोई अलग या खुदकार हक़ बैनुल अक़वामी कानून में तस्लीम शुदा नहीं है। माहिरीन ने ख़बरदार किया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे इक़दामात ख़ित्ते में बड़े फ़ौजी तसादुम का ख़तरा पैदा कर सकते हैं और अगर भारतीय कार्रवाई को मुसल्लह हमला तस्वुर किया जाए तो बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत पाकिस्तान को दिफा का पूरा हक़ हासिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारतीय इक़दामात को पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अदम मुदाखलत के आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्ट में सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक़ भी अहम नकात उठाए गए हैं, जहाँ माहिरीन ने निशानदही की कि भारत सालिसी के अमल में शिरकत से गुरेज कर रहा है और मुआहिदे के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से वज़ाहत तलब की है और इंसानी जानों के नुकसान को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत सिंतास मुआहिदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के आबी हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे और पानी में रुकावट पैदा करने के नतीजे में होने वाली इंसानी हुकूक की पायमाली से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने सिंतास मुआहिदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने और कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत देने से मुताल्लिक़ भी भारत से जवाब तलब किया है और इन तमाम सवालात के जवाब 60 दिन के अंदर मांगे गए हैं।
भारतीय हुकूमत से पूछा गया है कि क्या उसके पास सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात की कोई ठोस शवाहिद मौजूद है, क्या वो इंसानी ज़िंदगी के नुकसान की जिम्मेदारी लेगा, क्या वो मुआहदे की तमाम शिकों की पासदारी करेगा और क्या वो जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अमली इक़दाम उठाएगा। अब इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में ये कहना बेजाना होगा कि भारत का एक और बयानिया बेनकाब हो चुका है। खास पर नाकामी और ऑपरेशन सिंदूर में मतलूबा अहदाफ हासिल न कर पाने के असरात अब भी भारत पर भारी पड़ रहे हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट टीपू सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट ज़ाहिर है खुद बोल रही है, चीख चीख कर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। पाकिस्तान ने जहाँ सफारती महाज पर कामयाबी हासिल की, अस्करी महाज पर कामयाबी समेटी, अब एक बैनुल-अक़वामी फ़ोरम भी पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त कर रहा है कि भारत की जानिब से ये झूठा प्रोपेगेंडा घड़ा गया है। इसके इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर क्या होंगे? भारत तो जो है अभी आके जो है बेनकाब हुआ है दुनिया के सामने, वरना तो वो जैसे आजाद हुआ उस वक्त से जो है वो बैनुल अक़वामी बरादरी को बेवकूफ बना रहा है। भारत कभी भी नॉन अलाइंड नहीं था, कभी भी सेकुलर नहीं था, हमेशा वो दुनिया को धोखा देता रहा है। और अब तो ये है कि सामने आ गया है, उसने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। कनाडा में, अमेरिका में उसने कोशिश की, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। अब बांग्लादेश का जो रहनुमा, जो तालिब इल्म रहनुमा जो है, जो शहीद हुआ है, वो भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग शवाहिद है कि वो हिंदुस्तान ने उसको मारा है। तो ये जो रिपोर्ट है मेरे ख्याल में ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की सफारती महाज में बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का एक अहम मुल्क है, उसका ग्रोथ रेट, उसकी इकॉनमी बहुत तकड़ी है और उसका नंबर है दुनिया में जो 8-9% ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है और लोगों के वहां पे मर्केंटाइल इंटरेस्ट है। इसके बावजूद मेरा ख्याल में पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा एक फोरम जो माना हुआ है, जिसके सारे मेंबर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से वज़ाहत तलब की है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इसको जो है ना वो छोड़े ना, और इसकी जो एडवांटेज है इट मस्ट बी ड्रिवन होम। मेरे ख्याल में ये जो कामयाबी हमें हुई है, इसके साथ ये कामयाबी चली है खसूस से, और अब इसकी इंतहा अभी आके हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, और सारे पाकिस्तान को जो है ना इसके ऊपर अपनी हुकूमत, अपनी डिप्लोमेसी का शुक्रगुजार होना चाहिए। भैया सर, फ्रॉम हियर ऑन नाउ पाकिस्तान क्या कर सकता है इन पर्टिकुलर? जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो है वो तो बड़ी अलाइंड है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ, लेकिन इसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है, इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना इससे फायदा ये उठा सकता है कि दुनिया अक़वाम आलम को ये बावर कराए, जबकि दुनिया रीएडजस्ट हो रही है अपने पावर ब्लॉक्स में, खासतौर पे यूक्रेन की जंग है, चीन का ऊपर आना और अमेरिका का जो है नेटो से तकरीबन उसने मुंह फेर लिया है रूस के मुकाबले में। और साउथ चाइना सी, नॉर्थ चाइना सी के अंदर अमेरिका की जो इनग्रेस है, अभी ताइवान को उसने जो है वो एक पैकेज दिया है वेपन्स का, तो चीन इसके मामले में बहुत नाराज है। और ये रीएडजस्टमेंट जो हो रही है, हिंदुस्तान जो है उसको ये समझ नहीं आ रही है कि वो अपना तंबू कहाँ गाड़े। वो रूस में, मॉस्को में जाए, उसने चीन की भी मिन्नतें करके देख ली है, अमेरिका उससे क्लियरली नाराज है उसकी हरकतों की वजह से। तो जो पुतिन है वो अपनी जंग वो लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, और जाहिर है कि वो हिंदुस्तान को वो तिजारत तेल तो वो उससे खरीद रहा है, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, उसके साथ उसके रवाबत है और कई बिलियन डॉलर का ट्रेड है अमेरिका के साथ भारत का। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान को जो है ये इसकी भारत की जो दो तरफा जो दो बेड़ियों में उसने पाँव रखे हुए, इसको उजागर करना चाहिए और अपनी मईशत को जो है दुरुस्त करना चाहिए और अपने आप को ज्यादा असर्ट जो है वो करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें जो है दिफाई तौर पे कोई खतरा नहीं है किसी क्वार्टर से भी, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता बाहर से। हमें अगर खतरा है तो अपनी मईशत जो है उसको, वो जो फेलिंग मईशत है उसको दुरुस्त करना चाहिए और अपने अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो लानी चाहिए।
ये बहुत जरूरी। देखिए अब ये भारत जो है, अब तो ये वाजे हो गया ना कि खित्ते में डीस्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा है। जो हमारे यहाँ फितनतुल हिंदुस्तान है अपनी जगह, जैसे आपने बांग्लादेश को रेफर किया, वहां पर जो कुछ हुआ, फसाद फैलाने की, बर्पा करने की भरपूर कोशिश उस तरफ से हुई। फिर इवन कनाडा के अंदर जो एक सिख का कत्ल होता है, उसके भी ताने बाने जो है वो भारत के साथ मिलते हैं। तो ये सब जो मामलात हैं, जाहिर है इसमें तो ये तो दूसरी रियासत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तो इस मामले को इंटरनेशनलाइज कैसे किया जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान को ये समझ नहीं पाई कि उसकी उभरती हुई इकोनॉमिक पावर जो है उसको कैसे ट्रांसलेट करे। वो एरोगेंस में पड़ गया, दुनिया को नुकसान देने के पीछे पड़ गया, कत्लो गारत गरी में पड़ गया, वो दहशतगर्दी में पड़ गया। और उसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत है, उसकी जो बुनियादी सोच है, उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो अक़वाम आलम के लिए खतरा है, खासतौर पे रीजन के लिए खतरा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि सार्क एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे साउथ एशिया के लिए, बर्रे सगीर के लिए, उससे बहुत से फवायद उठाए जा सकते थे। लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से, क्योंकि सारे मेंबरों का एक जैसा स्टेटस उसमें होता है, उसमें उसकी हठधर्मी की वजह से और उसकी बेईमानियों और चालाकियों की वजह से वो सार्क जो है वो नाकाम हुई। तो हिंदुस्तान इंटरेस्टेड नहीं है खित्ते में अमन हो। अभी भी हमें हिंदुस्तान से बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, पानी वो हमारा रोक रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो आपके पास खबरें आई हैं रावी की, चनाब की, झेलम की, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान जो है इसके मुतालिक बहुत ज्यादा वरिड है। और पाकिस्तान ने ये बयान भी दिया है कि अब अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो हम उसको एक जंग का कदम समझेंगे भारत की तरफ से। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है। मेरे ख्याल में ये अब हमें दुनिया के मुल्कों से मिलके, खासतौर पे यूरोप, चीन और अमेरिका से मिलके भारत को जो है वो मजीद देखने काम करना चाहिए। हमें कोई भी फोरम छोड़ना नहीं चाहिए कि ये इंडिया जो कर रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे इस खित्ते में, साउथ एशिया में जो बांग्लादेश की सिचुएशन हुई है, इसको लेके जब आगे चला जाएगा तो इंडिया को और मजीद नुकसान होगा और मजीद वो आइसोलेट होगा। अच्छा, लास्टली ये सब जाहिर है हम ये कहते हैं कि को ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम अपनी डिप्लोमेसी के अंदर सफारती महाज के ऊपर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपने जैसे रशिया और चाइना की बात की एक तरफ, दूसरी तरफ यूएस जो है वो इस पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट सामने आए और फिर राफेल के हवाले से जो बात हुई, हमें थोड़ी देर के लिए तो ये लगता है कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, बट दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है और उस पर जो सपोर्ट पर्टिकुलरली भारत की तरफ से मिलती है, फितनतुल खारिज को और फिर फितनतुल हिंदुस्तान मिलकर हमारे यहाँ ये कार्रवाइयाँ करता है, उसमें हमें अमेरिका की जानिब से एक मानी खेज खामोशी नजर आती है। देखिए, एक बहुत ऑमिनस बात यह है कि हिंदुस्तान के इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर एक एनक्लेव भी है जो यहूदी आके वहाँ पे कत्लेआम में जो मुलव्वस है, गजा में, फलस्तीन में, यहाँ के रेस्ट करते हैं, अपनी वो सामान्य तयश उनको मुहैया किया जाता है। इंडिया की जो एथनिक क्लेंजिंग जो मोदी ने की थी गुजरात में, जो अब मुसलमानों का हाल हो रहा है, और जो नेतन्याहू कर रहा है फलस्तीन में, ये हैंड इन ग्लव है। बिल्कुल इनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ मिलती है। और अगर हिंदुस्तान के हालात जो है, हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है वो इसराइल से इस कदर करीब है, जो कि सीरियस ऑब्जर्वर्स हैं, उनको पता है, अगर उनके ताल्लुकात इतने करीब हैं तो मेरे ख्याल में ये वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में अगर इलेक्शन हुए या नई हुकूमत आई तो वहां पे उनकी बेहतर जो है वो सुनवाई होगी। ट्रंप के साथ उनका कोई पर्सनल लगता है, लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी है वो हिंदुस्तान के मुतल्लिक़ बहुत नर्म गोशा, नर्म रवैया जो है वो रखती है। हमने तारीख में भी ये देखा और आइंदा भी हालात ऐसे होंगे कि इसराइल अगर असर्ट कर सकता है अमेरिका के ऊपर तो हिंदुस्तान को कोई सीरियस नुकसान अमेरिका की तरफ से नहीं पहुंचने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टाई टीपू सुल्तान साहब, सीनियर डिफेंस हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस खतरनाक कुव्वत के तौर पर सामने आ चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले हमले इस बात का सबूत है कि भारत की खारजी और खुफिया कार्रवाइयाँ न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर
अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी हैं। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्लेआम, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, पाकिस्तान के खिलाफ फितनतुल खारिज की पुष्पनाई समेत दीगर ममालिक में सियासी और समाजी हलाकतों के पीछे भारत की मुदाखलत के शवाहिद मिलते रहे हैं। अब बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ तलबा तहरीक के अहम रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल ने इस हकीकत को मजीद वाज़ेह कर दिया है कि भारत न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में सियासी और समाजी बेदारी और खुद मुख्तारी की तहरीकों के लिए खतरे का बाइस बन चुका है। उस्मान हादी की हलाकत इस बात का ताज़ा सबूत है कि भारत बैरूनी असर रसूख और ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए खुद मुख्तार आवाज़ों को दबाने में मुलव्वस है, और ये वाक़या बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल को आलमी सिक्योरिटी के ज़ाविये से भी हसास बना देता है। शरीफ उस्मान हादी महज एक तलबा रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो बांग्लादेश में एक मज़ामती और ख़ुद मुख्तार सियासी बयानिए के लंबरदार थे, जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत और भारत नवाज पॉलिसीज़ के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद करते रहे। वो नौजवानों में बेहद मकबूल थे और इसी मकबूलियत की वजह से बैरूनी क़ुव्वतों के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम और इंतखाबात की तारीख के ऐलान के मौके पर उनकी हलाकत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि दुश्मन क़ुव्वतें उभरती हुई आवाज़ों को दबाने के लिए जान लेने से भी गुरेज नहीं करती। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान हादी पर हमला नहायत मनसूबाबंदी और पेशावराना अंदाज में किया गया। दारुल हुकूमत ढाका में ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने उनके सर को निशाना बनाया। यह हमला अवामी जगह पर दिन के वक्त और मस्जिद के करीब अंजाम दिया गया, जिससे जाहिर होता है कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी या वक्ती जज्बात का नतीजा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी मुश्तबा अफराद फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर ये वारदात अंजाम देकर वापस भारत फरार हो गए। इस कत्ल के शुबे में बांग्लादेशी हुक्काम ने अब तक कम से कम 20 अफराद को गिरफ्तार किया है, लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं। अब इससे ये खदशा पैदा होता है कि कत्ल के पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क या बैरूनी अनासर मुलव्वस हो सकते हैं, और ये शुबहात भारतीय मुदाखलत के इम्कानात को मज़ीद तक़वियत देते हैं। दरहकीकत उस्मान हादी भारत के सख्त नाकिद थे और उन्होंने हमेशा बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के हक़ में आवाज़ बुलंद की। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत नवाज पॉलिसीज़ के ज़रिए मुल्क की दाखिली और ख़ारजी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया। यही वजह है कि ज़र उस्मान हादी के हामी इस कत्ल को हिंदुस्तानी बालादस्ती के खिलाफ जद्दोजहद में शहादत के तौर पर देखते हैं। और उस्मान हादी, हसीना वाजिद और भारत के खिलाफ क्या जारहाना रवैया है, सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है सैयद मेहदी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़ाहिर है सबसे पहले हमने कनाडा के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट देखा, फिर भारत के अंदर भारत जो है पाकिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत जो काम अंजाम दे रहा है वो भी मकरू चेहरा दुनिया के सामने आशिकार हो रहा है। फिर अभी रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया के बुंडाई बीच पे जो कुछ हुआ उसके ताने बाने भी भारत के साथ मिलते हुए देखे, और अब बांग्लादेश में उस्मान हादी के कत्ल के पीछे भी भारत है, भारत के मुलव्विस होने के जो आसार वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन में ज़ाहिर है कि रीजन के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अब तो एक डिस्टेबलाइजर के तौर पर इंडिया काम कर रहा है। हाउ वर्ल्ड शुड रिएक्ट टू इट, रिस्पॉन्ड टू इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रेहान भाई, बात यह है कि आपने एक चीज को बीच में से मिस कर दिया, वो चीज है अमेरिका। अमेरिका के अंदर भी भारत ने ये कोशिश की थी कि वहां पर भी एक साहब को जो है वो कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उनके लोगों को ट्रैप कर लिया, और उस ट्रैप के बाद ये साबित हो गया कि वो रॉ के लोग थे और वो वहां पर एक सिख जो थे रहनुमा उनको कत्ल करवाना चाह रहे थे, और उन्होंने बाकायदा उसके लिए पैसे भी दिए। और ये भारत का जो है ये आज से तरीका नहीं है, ये भारत का जब से भारत वजूद में आया है तो भारत ने इसी तरह दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो मामलात किए। अगर आपको याद हो तो नेपाल के अंदर भी नेपाल के बादशाह का जब कत्ल हुआ था और वो ताने बाने भी जो थे वो हिंदुस्तान से ही आकर मिलते थे। तो भारत का एक पूरा एक मकरू चेहरा है जिस चेहरे को वो हमेशा जमहूरियत और डेमोक्रेसी और इंसानी हकूक के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन अब दुनिया जो है वो दुनिया को समझ आ गई, और आपको याद होगा अमेरिका के अंदर इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बाकायदा बयान दिया और उन्होंने लोगों को हवाला करने की बात हुई। इसी तरह कैनेडियन वजीर आजम ने इसके ऊपर पूरी एक स्पीच करी और अपनी पार्लियामेंट को ये यकीन दिलवाया कि ये जो कुछ भारत ने किया है हम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको याद हो तो जर्मनी की वजीर खारजा ने दिल्ली में खड़े होकर इस सारे मौजू के ऊपर जो और कश्मीर के अंदर जो कुछ वो कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बात करी, फिर उसी बात को उन्होंने इस्लामाबाद में भी दोहराया। तो ये दुनिया जो है वो बहरहाल अब अवेयर हो रही है और दुनिया को इसके ऊपर एक मौकफ लेना पड़ेगा कि भारत जो है वो सिर्फ अपनी हेजमनी साउथ एशिया तक या
बहरे हिंद तक नहीं रखना चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये मसाइल पैदा कर रहा है, और ये लोगों का कत्लो गारत कराना या ऐसी तंजीमों बट सर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भारत पर इस सब के क्या हुए। जाहिर है दुनिया बात तो करना शुरू हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मोदी सरकार है और उसकी पॉलिसीज है, मतलब उनको उनके अगेंस्ट अभी तक क्या कोई एक्शन ऐसा लिया जा सकता? उसमें सबसे बढ़कर ये हुआ कि कनाडा के साथ जो है, जो उनकी ट्रेड वॉल्यूम था, जो उनकी चीजें आगे बढ़ रही थी, उसके अंदर कमजोरी आई और वो चीजें कम हो गई, और कनाडा ने इसका बार बार इजहार किया। फिर हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन के अंदर अभी जिस किस्म की इसी साल के शुरू के अंदर हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी दी, तो उसके जवाब में यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी हिंदुस्तान के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, जिसके अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, खासतौर पे जो मजहबी जुनूनियत है वहां पर, उसको हाईलाइट किया गया। अमेरिकी सरकार ने भी इस पर बार बार बात की। देखिए ये चीजें जो होती हैं ये एक दिन के अंदर नहीं होती। पाकिस्तान भी जो है वो इस चीजों की कोशिश कर रहा है और ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। और अब ये बांग्लादेश का वाकया भी, और बांग्लादेश के वाकये को आप इस तरह भी जुड़ कर देखें कि ये जो साहब हैं जिनको शहीद किया गया मेरे हिसाब से, तो उनका जो बैकग्राउंड था वो एक मजहबी मदरसे से भी पढ़े थे और पॉलिटिकल साइंस में ढाका जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर भी किया था। तो मिसाल के तौर पे वो ब्रांड थे जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान की पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे थे, क्योंकि वो एक पक्के नेशनलिस्ट आदमी थे और हिंदुस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान की हेजमनी को कोई भी चैलेंज करे। तो उसके जवाब में हिंदुस्तान ने ये किया। मेरा ख्याल है कि दुनिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और आप देखेंगे कि दुनिया की तरफ से इसके ऊपर इकदाम होंगे। अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने फौरी तौर पे जहां राब्ता किया और जहां से उन्होंने ये कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो हिंदुस्तान ही था। तो जब चीजें अनफोल्ड होना ज्यादा शुरू हो जाएंगी तो फिर इसका कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलना शुरू होगा और हिंदुस्तान के लिए मुश्किल होगा कि हिंदुस्तान इस तरह की कार्रवाइयों को बरकरार रख सके। ठीक, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जाहिर है हम तो दुनिया को बावर करा रहे हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है यहाँ पे फितनतुल खारिज के साथ मिलकर क्या कार्रवाई कर रहा है, ये सब है। बट यहाँ से पाकिस्तान इस सारे मामले को इंटरनेशनलाइज कैसे कर सकता है? और फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है पर्टिकुलरली पहलगाम इंसिडेंट को भी लेके, व्हाट पाकिस्तान इज अप टू नाउ, यानी इसको हम डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर ही देखेंगे और डिप्लोमेटिक डोमेन में हम इसको कैसे इफेक्टिवली कैपिटलाइज कर सकते हैं? सर देखिए, इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि आजकल पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और पाकिस्तान के पास एक ये प्रिविलेज है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर इन बातों को हाईलाइट करे और जो दीगर 14 ममालिक है उनको ब्रीफ करे। और इसके लिए जो है वो बाकायदा एक सफारती मजबूत कोशिश होनी चाहिए और वो तमाम एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करके और वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से उन तमाम ममालिक को देने चाहिए जो कंसर्न भी रखते हैं और नहीं भी रखते। दोनों तरफ जो है ये करना चाहिए और हमारे जो इस सफारत खाने हैं उनको मजीद एक्टिव होना चाहिए और खास तौर पे जो बड़े ममालिक के अंदर हमारे सुफरा बैठे हुए हैं उनको एक डोजियर और एक चीजें बनाकर उन ममालिक के दफ्तर खारजा के अंदर पहुंचानी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए और खास तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि जिन ममालिक के अंदर वो वाकयात कर चुके हैं उन वाकयात के एविडेंस के ऊपर आप एक रिपोर्ट बनाएं और उन ममालिक को भी एंगेज करें और यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से भी करें। और यूनाइटेड नेशन से हटकर जैसे अभी हमारे वजीर आजम जो गए और उन्होंने जाकर जो गुफ्तगू की तो तुर्कमानिस्तान के अंदर, तो वहां उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की। तो वो वक्त आ गया है कि ऐसे फोरम्स के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान का भी बताया जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को किस तरह फैलाने का बाइस बन रहा है। बट सर दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले 200 सफात पे मुश्तमिल एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेजेंट कर चुका है जिसपे सब्सटेंशियल एविडेंसेस रखे गए कि भारत किस अंदाज में दहशतगर्दी कर रहा है। बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? देखिए रेहान भाई, बात यह है कि ये तो एक जामे पॉलिसी के तहत बार बार हमें करना पड़ेगा, सिर्फ एक दफा से बात नहीं बनेगी। और मेरा ख्याल है कि जो पिछली दफा रिपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा फैला ली गई थी। 200 सफ़ों की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ही ज्यादा
छोटा करने की जरूरत है, इसको सिर्फ उस एविडेंस तक रखने की जरूरत है जो दुनिया को समझ आए, और इससे ज्यादा इसके ऊपर जो है जब इसे हम बढ़ाते चले जाएंगे और इसमें अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा होगा, अल्फाज से ज्यादा जरूरत है। बहुत दफा जब हम पढ़ा करते थे तो एक डेमोक्रेसी की जबान होती है चुप रहना भी, तो ये अब चुप रहने का वक्त तो नहीं है, लेकिन ये वक्त वो भी नहीं है कि आप इस पे लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखें, बल्कि कोशिश करें कि एविडेंस हो, और एविडेंस आपकी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ ना हो। एविडेंस वो हो जो कनाडा बात कर रहा है, जो अमेरिका बात कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, जो यूरोपीय यूनियन बात कर रही है, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स बात कर रही है, जो बांग्लादेश कह रहा है। तो इसको जो है वो मजबूत तरीके से हमें पेश करना पड़ेगा, और ये हमारी स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रेटजी हमें अपने दोस्त मुल्कों के साथ भी, जिनके खिलाफ हिंदुस्तान जो है वो हमेशा कोशिशें करता रहता है, उन दोस्त ममालिक को भी साथ में लाना होगा कि वो भी ये चीजें प्रेजेंट करें और हम और वो मिलकर ऐसी रिपोर्ट्स बनाएं, क्योंकि हमारे दोस्त मुल्क जो है वो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के बिल्कुल ठीक है सर। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। सैयद मेहदी हसन साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तहरीक-ए इंसाफ के पीछे 9 मई का साया अब तक मंडला रहा है। रियासत ने यह तय कर लिया है कि अब मज़ाहमत करने वालों को किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई के एक और केस में सजा सुना दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमंड जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में लाहौर क्लब चौक GOR गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया है, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। अब यह फैसला कई हवालों से अहमियत रखता है। सबसे पहले ये वाज़ेह होता है कि रियासत अब मुल्क में सियासी मज़ामत करने वालों के हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं है। हुकूमत का ये मानना है कि 9 मई के वाक़े ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक वाज़ेह तकसीम पैदा की है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है वो मज़ीद गहरी हुई है। यही वजह है कि इस फैसले के बाद ये पैगाम भेजा गया है कि आइंदा किसी भी सियासी तहरीक के दौरान रियासती इदारे सख्ती से अपना किरदार अदा करेंगे और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होगी। अब जाहिर है DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी हलकों में यह तासुर बढ़ने लगा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ बयानियां बना रही है, उसके बाद आने वाले वक्त में उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। और अब इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो कोट लखपत जेल में कैद है वो फौरी तौर पर रिहा होती दिखाई नहीं देती। पार्टी पहली क़यादत के फुकदान से दो चार है। ऐसे में फवाद चौधरी और दीगर साबिक रहनुमाओं की कोट लखपत जेल में कैद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई की कोशिशें और उन रहनुमाओं की पार्टी की फ्रंट सीट पर बिठाने का मकसद बज़ाहिर पूरा होता दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुसलसल मज़ामत के रास्ते पर चल रही है। अडयाला जेल के बाहर मुसलसल धरने और एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन ये मुहिम जोई भी कोई बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही, बल्कि अब उल्टा बानी PTI से मेल मुलाकातों का सिलसिला भी बंद हो गया। यही वजह है कि फैसल करीब हैं कि अडयाला जेल के कैदी अपनी सज़ा भुगत कर ही रिहा होंगे और इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी PTI की सज़ा ख़त्म नहीं होगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ थे। वफाकी हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की तैयारी कर ली है, जो महज एक इंतजामी इकदाम नहीं बल्कि एक बड़ा माशी फैसला समझा जा रहा है। हुकूमत इस फैसले को इसलिए ज़रूरी करार दे रही है कि पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर में सरकारी मदाखलत कम करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बार बार की किल्लत, कीमतों में अचानक इजाफे और सब्सिडी के बोझ की एक बड़ी वजह यही सरकार और सरकारी कंट्रोल रहा है। और हुकूमत का ख्याल है कि डीरेगुलेशन से मार्केट को आज़ाद किया जाएगा और निज़ाम खुद तलब और रसद के मुताबिक चल सकेगा। हुकूमती हिकमत अमली के तहत नई शुगर मिल्स पर आयद पाबंदी खत्म करने, शुगर मिल लगाने के लिए सूबाई हुकूमत की इजाज़त की शर्त खत्म करने और शुगर मिलों को खाम चीनी दरामद करने की इजाज़त देने की तजावीज़ दी गई हैं। गो के क्रशिंग सीज़न के दौरान बरामदात की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत समझती है कि इन इक़दामात से मार्केट में चीनी की दस्तियाबी बेहतर होगी, मसनूई किल्लत के इम्कानात कम होंगे और चंद ताकतवर ग्रुप्स की उजारादारी कम हो सकेगी, जिसके नतीजे में मुसाबकत बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव आएगा। इसी तराजुर में यह दावा भी किया जा रहा है कि जब शुगर मिल्स की तादाद बढ़ेगी और मुकाबला हकीकी होगा तो किसानों को अपनी फसल बेचने के ज़्यादा मौके मिलेंगे और अदायगियों के देरीने मसाइल भी कम हो सकेंगे। ताहम इस फैसले के साथ संजीदा खदशात भी जुड़े हुए हैं
नाकिदीन का कहना है कि अगर शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया गया और मौसर निगरानी ना रही तो शुगर मिल मालिकान कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, जिसका बराह रास्त असर आम सारिफ पर पड़ेगा। ऐसे में हुकूमत के पास कीमतें कंट्रोल करने के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे और महंगाई का बोझ आवाम को उठाना पड़ सकता है। माजी का तजुर्बा भी यही बताता है कि शुगर सेक्टर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कार्टलाइजेशन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और अगर मुकाबले के कवानीन पर सख्ती से अमल ना हुआ तो डीरेगुलेशन ऐसे अनासर को मज़ीद ताकत दे सकती है। इसके साथ ये खदशा भी मौजूद है कि अगर शुगर मिल मालिकान ज़्यादा ताकतवर रहे तो गन्ने की कीमत दबाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे किसानों को होगा। यानी मजमूई तौर पर हुकूमत शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट इसलिए करना चाहती है कि IMF की शराइत पूरी हो, सरकारी मदाखलत कम हो, माली बोझ हल्का हो और मार्केट को आज़ाद करके निज़ाम को खुद कार बनाया जा सके। लेकिन कामयाबी या नाकामी का असल दारोमदार इस बात पर होगा कि आया हुकूमत डीरेगुलेशन के साथ साथ शफाफ निगरानी, मौसर कवानीन और सख्त एहतसाब को यकीनी बनाती है या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।